नमस्कार, आप सबको स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस के चैनल पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास का 13 चैप्टर का सेकंड पार्ट, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2। और इस चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ डिटेल नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज एंड फॉर अदर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट नेम chriscrossclasses.in। यहाँ पर जाकर आपको सारा का सारा कंटेंट इजीली मिल जाएगा और आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे को डिस्कस करना है साइमन कमीशन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था गांधी जी का भारत में आगमन कैसे हुआ, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे। अब हमारे को यहाँ पर डिस्कस करना है साइमन कमीशन के बारे में। तो 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लागू किए जाने के 10 वर्ष बाद इन सुधारों की दोबारा जांच की जानी चाहिए थी। कोई भी भारतीय इन सुधारों में संतुष्ट नहीं था और वह सभी इनमें बदलाव चाहते थे। इन सुधारों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसका गठन 1927 में किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम जॉन साइमन था। इस कमीशन में सभी कुल 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे। भारतीय लोगों द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और वे भारत की परिस्थितियों से परिचित नहीं थे। अब इससे पहले समझिएगा कि जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि गांधी जी का आगमन कैसे हुआ, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, किसके हित में चलाए, चोरी चोरा कांड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे को डिस्कस करना है साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था जिसको भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। ये आप बोल सकते हो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष बाद कोई भी जो सुधार किए गए थे उसकी दोबारा से जांच करनी थी। अब वो सुधार जो थे सही से हो रहे थे या बदलाव हुए या फिर नहीं हुए, इसलिए इसका गठन किया गया था। अब भारतीय लोग जो थे वो सुधारों से संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि इन सुधारों में दोबारा से बदलाव किया जाए। राइट, तो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो भाई इन सुधारों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम जॉन साइमन था। इसके सारे के सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेजी थे। अब भारतीय लोगों को यह समस्या हुई कि भाई जो व्यक्ति भारत के बारे में परिचित ही नहीं है, जिसको भारत के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है, वो भारत के बारे में कैसे रिपोर्ट तैयार कर सकता है। तो भारतीय लोगों को इस बारे में बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब वो चाहते थे कि वो लोग भारत में आकर आप बोल सकते हो कि इन सुधारों की जांच ना करें जो कि भारत के बारे में परिचित ही नहीं है। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। बंबई में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए जाने लग गए। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और जीवी पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठी से हमला किया गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन की वजह से हुई थी, क्योंकि जब लाठीचार्ज किया गया था तो इसमें जो लाला लाजपत राय थे उनकी उसमें मृत्यु हो गई। मुस्लिम लीग ने भी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया था। आगे डिस्कस करेंगे लाहौर अधिवेशन के बारे में। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कई मुख्य फैसले लिए गए थे। इस अधिवेशन के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग भी की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद 26 जनवरी 1930 को देश के अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, देशभक्ति के गीत गाए गए और स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। तो आप बोल सकते हो 26 जनवरी को यह मनाया गया था। यहीं से ही भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग शुरू कर दी थी। पूर्ण स्वराज मतलब उनको पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, उनको स्वतंत्रता चाहिए। आगे है नमक सत्याग्रह। ये बहुत ही मुख्य बोल सकते हो कि मुख्य सत्याग्रह था। राइट, अब ये किस लिए था? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा नमक कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत लोगों से ये बोल दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति घर पर नमक तैयार नहीं कर सकता है, उसको बाहर से ही नमक खरीदना पड़ेगा। अब गांधी जी ने बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नमक तो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जो व्यक्ति घर में नमक बना सकता है वो बाहर से आखिर क्यों खरीदेगा? और जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी खरीदना पड़ेगा, वो कैसे खरीद सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, नमक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत देश में कोई भी व्यक्ति नमक का उत्पादन नहीं कर सकता है।
लोगों को नमक का उत्पादन रोकने पर आप बोल सकते हो कि अंग्रेजों ने उस पर रोक लगा दी, राइट। तो यहाँ पर लोगों को नमक का उत्पादन करने से रोक कर अंग्रेजों ने स्वयं बाजार में नमक को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। गांधी जी इस नियम के खिलाफ थे और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी। गांधी जी ने कहा कि नमक हर एक व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतों में से एक है, ऐसे में इसे ऊंचे दामों पर बेचकर सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है। यहीं से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती में स्थित अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। इस यात्रा में उनके साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शुरू करने के 3 हफ्ते बाद गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां वहां पर उन्होंने क्या किया, मुट्ठी भर नमक लिया, मुट्ठी भर नमक बनाया और अंग्रेजों का ये कानून उन्होंने तोड़ दिया। किसने तोड़ा? गांधी जी ने। अब यहीं पे आप समझिएगा कि जब ये कानून तोड़ा गया तो भाई जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर था उसके अंतर्गत गांधी जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, लाचार, कि भाई एक बूढ़ा व्यक्ति धोती पहन के निकला है अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने उनकी खिल्ली उड़ाई और जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो उसके बाद उसी समाचार पत्र ने यही दर्शाया कि एक ऐसा व्यक्ति उभर के सामने आया है जो कि अंग्रेजी सत्ता को वहां से खत्म कर देगा, भारत से खत्म कर देगा। इस कानून को तोड़ने के बाद गांधी जी अंग्रेजों की नजर में अपराधी बन गए, परंतु उनसे प्रेरित होकर देश में कई स्थानों पर ऐसे ही नमक यात्राओं का आयोजन भी किया गया था। नमक सत्याग्रह को बड़ा होते हुए देखकर अंग्रेजों ने लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत में अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी की कद काठी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और अपनी पहली रिपोर्ट में लिखा कि अपने इस दुर्बल शरीर के साथ शायद गांधी जी अपनी नमक यात्रा को पूरा ना कर पाए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की सफलता के साथ ही टाइम्स पत्रिका के विचार भी बदल दिए। अब यही पत्रिका गांधी जी को साधु और राजनेता कहकर अब उनकी प्रशंसा करने लगी और लिखा कि गांधी जी की इस यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिस वजह से अंग्रेजी शासन बेचैन हो गया है। ये वही न्यूज़पेपर है जो कि पहले गांधी जी की खिल्ली उड़ा रहा था और बाद में इसी न्यूज़पेपर ने गांधी जी को हीरो भी बनाया था। नमक यात्रा के परिणाम क्या हुए वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नमक यात्रा को मिले भारी समर्थन के कारण अंग्रेजों में डर बैठ गया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब उनका शासन भारत में लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अगर उन्हें अपने शासन को बचाए रखना है तो उन्हें भारतीयों को भी शासन में हिस्सा देना पड़ेगा। इस पूरे दौरे में ये फैसला आप बोल सकते हो ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस दौर की एक समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने के लिए भी सलाह दी थी। गांधी जी ने कमला देवी की बात को माना और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। नमक सत्याग्रह के कारण गांधी जी को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इस पूरी यात्रा की कवरेज यूरोप और अमेरिकी की प्रेस ने बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर भी करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बाद अंग्रेजों को समझ चुके थे, मतलब अंग्रेजों को यह भी समझ आ चुका था कि अब भारत में शासन करना पहले की तरह आसान नहीं होगा, क्योंकि अब लोग जो हैं जागरूक हो चुके हैं। लोग जो हैं वो क्या करने लगे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भी जाने लग गए हैं। अगर उन्हें भारत में अपना शासन कायम रखना है तो उन्हें भारतीयों को भी शासन में हिस्सा देना पड़ेगा। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया नवंबर 1930 में। भारत के कई बड़े बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए और गांधी जी भी उस दौरान जेल में थे, इसलिए यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, या फिर गोलमेज सम्मेलन जो था वो सफल नहीं हो पाया। यहाँ पे आंदोलन की जगह गोलमेज सम्मेलन है। अब इसको गोलमेज सम्मेलन क्यों बोला जाता है? देखो, ये जो गोलमेज, एक गोलमेज थी, राइट, टेबल जिसको आप बोलते हो, गोल टेबल थी, राउंडेड टेबल थी, ठीक है, वहीं पर ये सम्मेलन हुआ था जिसकी वजह से इसको गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे डिस्कस करेंगे गांधी इरविन समझौते के बाद में जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। पहला आपको याद रखना है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ये दूसरा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। रिहाई के ठीक 1 महीने बाद गांधी जी और उस दौर के वायसराय इरविन के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता किया गया, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी कि अगर जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा है उसको वापस करने के लिए इरविन से बात हुई, राइट। तो यहाँ पे 3 शर्तें गांधी जी ने रखी। इरविन ने गांधी जी से अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए कहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के बदले गांधी जी ने सारे कैदियों की रिहाई की मांग की। साथ ही साथ गांधी जी ने मांग की कि भारत के लोगों को तटीय इलाकों पर नमक उत्पादन करने की अनुमति दी जाए।
कई रेडिकल राष्ट्रवादी लोगों ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आजादी था, जो गांधी जी हासिल नहीं कर पाए। जैसा कि यहाँ पे शर्तें देख सकते हो, गांधी जी ने अपनी शर्तें रखी और इन शर्तों में एक भी ऐसी बात नहीं थी जिसके अंतर्गत आजादी की बात रखी हो। तो लोगों को लगा कि भाई गांधी इरविन जो समझौता हुआ वो पूरी तरह से विफल हो गया है, क्योंकि उसका जो एक्चुअल में जो समझौता था उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आजादी था, जो कि वो उद्देश्य आया ही नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हम डिस्कस करेंगे। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहां पर? लंदन में। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व तो गांधी जी द्वारा किया गया। गांधी जी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे देश का नेतृत्व करती है। उनकी इस बात का 3 पार्टियों द्वारा विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। रजवाड़ों द्वारा कहा गया कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। राइट, तो तीनों बातें जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। राइट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पार्टियों द्वारा विरोध भी किया गया। इतना भेद होने के कारण इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकल पाया और गांधी जी को खाली हाथ ही वहां से वापस लौटना पड़ा। भारत में आकर गांधी जी ने दोबारा अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। राइट, तो यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी कि कब कौन सी क्लास आने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस, सारा का सारा कंटेंट जो आपको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो काइंडली टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपकी स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप क्रिस क्रॉस क्लासेस जीएस के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी जीएस से संबंधित। राइट, तो होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए धन्यवाद।